साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आपने यूपी टेट दे लिया, अब आपका भविष्य किधर जा रहा है? अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं प्राइमरी लेवल का, तो निश्चित तौर पर आगामी समय में आप सभी को प्राथमिक में भर्ती देखने को मिलेगी। 11,000 पद तो बिल्कुल कन्फर्म है। बाकी आपने देखा होगा इस बीच 55,000 और पदों की बात की चर्चा चल रही है। वो भी आयोग के ही सदस्य के द्वारा ये बयान दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्याचन का काम चल रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या 11,000 वैकेंसी आती है या इससे अधिक मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, ज्यादा आ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, कम आएगी तो थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल अपने आप में रहेगा। ऐसे में यूपी सुपर टेट की तैयारी को लेकर के आपको कमर कस देनी चाहिए। पूरी मेहनत के साथ, दिल्लगी के साथ लग जाइए आप सभी लोग। आप सभी को सुपर टेट के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं समझाने वाला हूँ। उसकी अचूक रणनीति क्या होने वाली है, कैसे आप तैयारी करोगे उसको भी समझाने वाला हूँ। मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्या आधार है मेरा समझाने का? तो मैंने 2017 की वैकेंसी को भी पढ़ाया था जो 68,500 जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे। और मैंने सुपर टेट 69,000 की वैकेंसी में भी पढ़ाया था। तो 2 वैकेंसी जो ताबड़तोड़ आई थी 68,000 और 69,000, जहाँ से परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हुआ था, मैं तब से टीचिंग वर्ग को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 वैकेंसी का एक्सपीरियंस है। आपको सावधानी से बातें सुनना होगा। ये तब भी अप्लाई हुआ था, ये अब भी अप्लाई हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बात को डिनाई मत करिएगा। ये मत समझिएगा कि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं कमेंट में, जो जानते ही नहीं हैं हमको, हमारे विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भी जानकारी देने लगते हैं। हमने यूपी टेट का बताया था कि पेडागोजी पूछा जाएगा। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, ये बात मैंने बताई। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा तमाम तरीके से विरोध हुआ, तो फिर मैंने उस पर बात करनी बंद कर दी। भाई बातें कौन सी की जाएंगी? जिसको सुना जाएगा, जिसको अप्रिसिएट किया जाएगा, बातें वही सुन करी जाएंगी। तो जब हम बात सही कर रहे हैं लेकिन वो बात किसी को पच नहीं रही है, बल्कि उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे रहे हैं सब, तो फिर हम क्यों बात करेंगे उस पर? फिर हम वैसा क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वैसा पढ़ना भी लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। जब बात ही करना नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर पढ़ना कहाँ से पसंद करेंगे? कई प्रमाण मैं दे चुका हूँ इस दौरान, तो इसलिए फिर से जो बातें मैं बताने चल रहा हूँ सुपर टेट को लेकर के, खूब ध्यान से, खूब मन से समझिए। अपनी योजना को उसी हिसाब से दिशा दीजिएगा। बिल्कुल अब आपका पैटर्न बिल्कुल धारा बदल मत दीजिए। आयोग ने बना दिया पेपर, एआई से बन गया पेपर। पेपर का लेवल किसी में बहुत हाई हो गया, किसी में बहुत लो हो गया। कोई पोर्शन कमजोर हो गया, कोई पोर्शन बहुत हाई हो गया, क्योंकि एआई ने ऐसा किया। तो क्या अब आपको अपनी धारा बदल करके एआई की तरफ ही शिफ्ट हो जाना चाहिए? बने रहिएगा सेशन में, सारी बातों की चर्चा मैं करूंगा कि आपको पढ़ाई का क्या आधार बनाना चाहिए। पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में अंतर होता है जमीन आसमान का। जो लापरवाही पात्रता परीक्षा में हो जाती है वही सेम टू सेम भर्ती परीक्षा में नहीं होगी। ये पहले से दिमाग में। और चूंकि इतनी आलोचना हो गई है कि आने वाले टाइम पर अगर एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा तो एक व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल होगा। आपको क्या पढ़ाई करना, कैसे पढ़ाई करना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा सेशन में। अगर आप बने रहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं बातचीत का। सबसे पहले मुद्दे पर बात कर देंगे कि एकेडमिक का जो है मामला पूरी तरह से खत्म रहेगा, ऐसी संभावना 99% है। बाकी आयोग है, अगर वो पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहेगा तो बढ़ जाएगा। हालांकि टीजीटी पीजीटी में वो पुरानी पद्धति के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है, योग्यता से लेकर के पैटर्न तक की सारी चीजें बदल रही हैं। तो सुपर टेट में भी सेम। आपको पता होगा कि 2024 में एक नियमावली आई हुई थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, जब नया आयोग बना था तब। आपको नहीं याद होगा, मैंने वीडियो किया था, मैं बता दूं आपको। उसमें कहा गया था कि जिन परीक्षाओं में केवल लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू नहीं है, उन परीक्षाओं की मेरिट केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। कहीं पर भी एकेडमिक का जिक्र नहीं किया गया था। तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि एकेडमिक से लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही नियुक्तियां होंगी। एकेडमिक क्यों हटेगा, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यह भी बता दूं कि एक बहुत बड़ा अंतराल हो गया भर्ती लाने में। 18 के बाद नहीं आई है। इस दौरान एकेडमिक का जो स्टेटस है वो एक जैसा नहीं रहा है। हर बार एकेडमिक में नंबर अपेक्षाकृत बढ़ने लगते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पुराने बच्चों का नुकसान हो जाएगा। एकेडमिक के हटने की संभावना एक ये भी बनती है।
अब आगे आइए समझते हैं। अब आपको पढ़ाई क्या करना होगा। जब चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा पर होगा तो हमें पूरी तरह से लिखित परीक्षा पर फोकस करना होगा। मान लीजिए एक बार को मान लीजिए कि एकेडमिक ऐड ही हो जाता है, लेकिन अगर आप माइंड मेकअप पढ़ाई कर लिए हैं, माइंड मेकअप करके पढ़े हैं कि आपको केवल सुपर टेट के दम पर सेलेक्ट होना है, एकेडमिक आ भी जाएगी तो अभी आपको फायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि तब आप अपनी पढ़ाई में बेहतर कर चुके होंगे। अब बीएड और बीटीसी का मामला तो है नहीं, केवल आपको डीएलएड वाले ही इसमें शामिल होने वाले हैं। चयन प्रक्रिया के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अब हम आते हैं, नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके की नहीं रहने वाली है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है और कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है नेगेटिव मार्किंग का, जो पिछली बार की नियमावली में देखा गया था ना। उसी नियमावली को लेकर के टीजीटी पीजीटी वाले बवाल काटे हुए हैं कि उनकी योग्यता में बीएड ऐड हो गया है, जो पहले नहीं ऐड था, तो वही लागू होने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग की संभावना बिल्कुल नहीं रहने वाली है। कुल अंक कितने होते हैं? 150 होते हैं। 2.5 घंटे का समय होता है, यानी 150 मिनट का समय होता है आपकी परीक्षा का। आपके परीक्षा में जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो आपको उसमें भाषा और गणित के कुल कितने नंबर मिल जाते हैं? 60 नंबर मिल जाते हैं। एक बड़ा पोर्शन है भाई, 150 नंबर में से 60 नंबर अकेले आपका भाषा और गणित का है, जिसमें से गणित का 20 अंक होता है और भाषा के 40 अंक होते हैं। भाषा में 3 होता है, भाषा में 3 में हिंदी का जो है वो 20 अंक होता है, अंग्रेजी का 10 अंक होता है, संस्कृत का 10 अंक होता है। लेकिन पढ़ना सब पड़ेगा, पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो 20 अंक, 10 अंक, 10 अंक। आपने यूपी टेट में क्या पढ़ा होगा? यूपी टेट में आपने हिंदी पढ़ा और अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक पढ़ा होगा। तो अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो संस्कृत हम उम्मीद करते हैं कि आपने बेहतर ही पढ़ा होगा, तो इसमें थोड़ी-सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अंग्रेजी पर फ़ोकस कर लेना होगा। 10 नंबर बड़ा रोल अदा करता है। किसी को भी किसी भी पोर्शन को सुपर टेट में ना इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर इग्नोर करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं ये पिछले अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ऐसा पहले भी हुआ है कि कुछ बच्चों का कुछ पोर्शन कमज़ोर रहा है, तो उन लोगों ने उस पोर्शन को छोड़ कर के पढ़ाई पढ़ा, जिसका नतीजा उनके रिज़ल्ट पर आ गया। तो छोड़ना तो किसी को नहीं है, सब में आपको 2, 4, 10, जैसे 10 नंबर है तो बिल्कुल छोड़ देने से 3, 4 नंबर, 5 नंबर तक पहुंचना आपके लिए प्रयास करना, इतना करना पड़ेगा, 5 नंबर लेना पड़ेगा उसमें से, छोड़ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हिंदी में कितना नंबर आपको लेना पड़ेगा तब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे? 20 में से आपको मैक्सिमम 15 नंबर तक आपको कम से कम लेना पड़ेगा। कम से कम अंग्रेजी अगर आपकी कमजोर है तो 5 नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो 15 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, संस्कृत में भी आपको 8 नंबर तक पहुँचना पड़ेगा भाई। तब जाकर के 15, 5, 20, 28, अगर आप 28 से 35 नंबर यहाँ से निकाल ले रहे हैं ना, तब आप मेरिट में आने की संभावना में रहेंगे, अन्यथा आपका मामला खराब हो जाएगा। मैथ में बात करें तो बहुत सारे बच्चे सुपर टेट की तैयारी करने वाले मैथ में लेकर के दिक्कत होती है। अगर आप मैथ में 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर निकालते हैं तो आपका बहुत बेहतरीन स्कोर रहेगा, मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8 नंबर से नीचे तो नहीं आना चाहिए, जिसका आएगा वो मेरिट से बाहर हो जाएगा। मैं मेरिट से बाहर हो गया था, है ना? हालाँकि 100 नंबर पाया था, एकेडमिक कमज़ोर थी, इसलिए नहीं हो पाया था। 100 नंबर के बाद भी, क्योंकि हम लोग बीएड वाले रहे हैं, तो बीएड वाले वैसे एकेडमिक में कमज़ोर रहते हैं। अब की बार तो डीएलएड वाले ही केवल हैं, तो उनके लिए ये गणित है, कॉम्पिटिशन तगड़ा रहेगा, है ना? पद अगर बढ़ जाएँगे तब भी कॉम्पिटिशन कमज़ोर नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा पद ज़्यादा आ जाएँगे तो अपेक्षाकृत लाभ मिल जाएगा थोड़ा-सा। और दूसरा पोर्शन बात करें, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 30 नंबर होते हैं। 60 नंबर आपके हो गए किसके? भाषा के हो गए और गणित के हो गए, और 30 नंबर आपका हो गया किसका? करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान का। तो 60, 30, 90 नंबर हो गया। करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान को लेकर के हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आज से ही वीडियो उपलब्ध कराना शुरू कर दे रहे हैं। हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो उपलब्ध कराएंगे और हम थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। हम केवल करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पर 30-30 प्रश्नोत्तरी आपको देंगे, जिसमें विश्लेषण व्याख्या भी शामिल रहेगी। ये अनवरत जाती रहेगी, आप उस वीडियो को देखते रहिए, आपको लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर। और जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो क्वेश्चन कहीं किताब से नहीं रहने वाला है। हम टोटल क्वेश्चन चैट जीपीटी, जेमिनाई, गामा एआई को मिला करके, है ना, उसी से मिला करके बनाएंगे, लेकिन उसका अपना एक स्टैंडर्ड रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसको देखिएगा, आज पहला 30 क्वेश्चन जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लगातार देंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, खेल कूद पुरस्कार, कला संस्कृति, नवीनतम योजनाएं, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब कुछ शामिल रहेगा उसमें। आगे देखेंगे,
विज्ञान का कितना है? तो विज्ञान 10 नंबर है। विज्ञान में आपको क्या पढ़ना होगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको विज्ञान का कोई भी मास्टर जब पढ़ाने आएगा तो वो मास्टर वो होता है जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाने वाले होते हैं। जो सामान्यतः वनडे की तैयारी करवा रहे होते हैं या सिविल की तैयारी करवा रहे होते हैं, वही मास्टर आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो पढ़ाते हैं, उनका एक पैरामीटर सेट होता है, उसी पैरामीटर पर वो चलने लग जाते हैं। आपको क्या पढ़ना है विज्ञान में पता है? आप टॉपिक इसका पढ़ेंगे ना तो आपको दैनिक जीवन में विज्ञान, प्रकाश, ध्वनि, गति, बल, ऊर्जा, मानव शरीर कहाँ से पढ़ेंगे पता है? अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और डीएलएड में आपको विज्ञान पढ़ने को मिला है ना, वही वाली किताब आपको पढ़ना है, साइंस वाली। वही वाली किताब पढ़िए, बस पेडागोजी वाली छोड़ दीजिएगा। सुपरटेट में पेडागोजी का सिलेबस नहीं है तो पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा। तो जहां पर कंटेंट वाली बात होगी, आप जिस भी सेमेस्टर्स में कंटेंट वाली बात जो होगी उसमें आप देखिएगा दैनिक जीवन में विज्ञान रहेगा, उसमें पाठ्यक्रम में है। वही डीएलएड वाली किताब भी जो विज्ञान वाली है ना, उसको रट डालिए उलट पलट करके, बस खाली उसके अध्यापन कला वाला मुद्दा छोड़ दीजिएगा, पेडागोजी वाला मुद्दा छोड़ दीजिएगा, कंटेंट वाला कुछ मत छोड़िएगा, सब पढ़ डालिएगा। विज्ञान के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, गारंटी है। इसके अलावा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, फिर से मैं कहूंगा आपने जो किताब है आपकी डीएलएड वाली ना, वही काम कर जाएगी। 10 नंबर में ये रहने वाला है आप सभी का। तो 10 ये हो गया। इसके बाद कहानी आती है किसकी? हमारी। कहानी हमारी शुरू होती है। हमारी कहानी में बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर होगा, जिसको आपने यूपी टेट के अंतर्गत कंप्लीट पढ़ लिया है। शिक्षण कौशल 10 अंक का होगा, आपने इसमें से मैक्सिमम पढ़ लिया है। बस खाली क्या बचा हुआ है आप सभी का, तो वो मैं बता देता हूँ। वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा, जो कि द्वितीय सेमेस्टर में रहता है, डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में रहता है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें वैदिक काल से लेकर के एनईपी 2020 तक का शिक्षा संबंधी जितनी नीतियां, जितने भी प्रावधान, जितने भी आयोग समितियां बनी हैं, सबका अध्ययन करना होगा। बड़ा लंबा पोर्शन हो जाता है और यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो जीके जीएस टाइप के सवाल दिखाई पड़ते हैं। लगेगा ही नहीं कि सीडीपी के अंदर से ये सवाल आया है। जैसे मैकाले हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, 86 की नीति हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे, बेसिक शिक्षा योजना हो गया और तमाम जैसे डीपीईपी प्रोग्राम हो गया, पी मोस्ट प्रोग्राम हो गया। इनसे जब पूछा जाएगा ना तो आपको लगेगा कि ये सब जीके जीएस के हैं। तो यहाँ से आपका 10 नंबर शिक्षण का, 10 नंबर आप सभी का किसका हो गया? बाल विकास का हो गया, और 10 नंबर जो है जीवन कौशल का हो जाता है। तो ये 30 नंबर में हमारी भूमिका होती है। जीवन कौशल में कहाँ से आता है? तो जीवन कौशल से मैं आपको सोर्स बता देता हूं। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, नहीं भी किए हुए हैं, काफी दिन हो गया, डीएलएड की याद आपके मिट चुकी है, तो भी मैं बता दूं कि शांति शिक्षा व सतत प्रयास आपने पढ़ा होगा। शांति शिक्षा व सतत प्रयास आपके किस सेमेस्टर में रहा है? 4th सेमेस्टर में रहा है। उसके कई चैप्टर जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं जीवन कौशल में। और सेकंड सेमेस्टर में जो वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा है ना, उसका जब सेकंड हाफ जो पढ़ने जाएंगे, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा की किताब का जब आखिरी चैप्टर उठाएंगे ना, तो जीवन मूल्य वगैरह, मानव मूल्य, संवैधानिक मूल्य उसी किताब में मिलेगा। हाँ, उसी के बाल अधिकार हो गया, बाल अधिकार नीति हो गया, वो सब आपको उसी किताब, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह उसी किताब में मिलेगा। तो 2 किताबें, शांति शिक्षा 4थे सेमेस्टर की और वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय सेमेस्टर की किताब आपके सुपर टेट के लिए बहुत रामबाण होने वाली है। वहां से कई सवाल आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, सोर्स मैं बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। आगे समझिएगा कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आप सभी को करंट अफेयर्स जो आपका गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसके सवाल ज्यादा गलत होते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो आमतौर पर वो कुछ ट्रेडिशनल पढ़ाई पर आ जाते हैं, मतलब वो हिंदी, संस्कृत, सीडीपी, ईवीएस, इन पर ज्यादा फोकस उनका रहता है। तो वो ट्रेडिशनल रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उनके लिए ये चीज नई पड़ जाती है, तो इसमें वो थोड़ा एफर्ट भी कम डाल पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, परीक्षा से ठीक 8 से 10 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करना होगा, है ना। अब एक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तकनीकी, ध्यान दीजिएगा। अगर एआई से पेपर बनेगा तब क्या होगा? एआई ना अपने से लेट चल रहा, मतलब समय से पहले चल रहा होता, मतलब समय से पीछे चल रहा होता है। जैसे हमने कल ट्राई किया जेमिनाई को करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन कहा 30 बनाओ, तो उसने 2023-24 के करंट अफेयर्स उठाया।
चैट जीपीटी से हमने पूछा तो वो भी पुराना 2024 का क्वेश्चन करंट का उठा रहा है। अब खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आयोग फिर से एआई से क्वेश्चन बना दे, तो एआई वाला क्या करेगा, 23-24 का करंट उठा करके झोंक देगा, और जिस लापरवाही से इन्होंने यूपी टेट में प्रश्न दिए हैं, अगर उसी लापरवाही से दे देंगे तो करंट अफेयर आपका फेल हो जाएगा, सबका फेल हो जाएगा। 23-24 वाला उठा के रगड़ देगा, वो पुराना जीके जीएस हो जाएगा, वो करंट में झोंक दिया जाएगा। ये गलती हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इससे बचने का भी हम उपाय बताएंगे कि उससे हम खुद क्वेश्चन करवा डालेंगे आपका, बना बना करके उसी तरीके से। रोजाना 30 मिनट न्यूज डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को दें। घटना चक्र, स्पीडी जैसी मासिक पत्रिकाएं जो करंट की आती हैं, कोई भी, हम किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी किताब को ले लीजिए। एससीईआरटी एनसीईआरटी असली कुंजी है। इस बात का ध्यान रखें कि विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन के लिए अगर आपको किताब पढ़ना है तो यूपी बोर्ड एससीईआरटी की कक्षा 3 से 8 तक की किताबें पूरी तरह से पढ़ लें। इस बात को ध्यान दें कि सीधे सवाल यहां से बनेगा, है ना, बनता रहा है। पिछले पैटर्न में तो यही रहा। अब आप कहेंगे सर यूपी टेट पिछले पैटर्न का तो अलग हो गया था। देखिए, सुपर टेट का पैटर्न अलग नहीं होगा, सुपर टेट में वही रहेगा, फैक्ट ही रहेगा, इसमें पेडागोजी का कोई जगह नहीं है। तो इसलिए इस पर आप निश्चिंत रहें पूरी तरह से। अगर आप किताबें पढ़ें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें पढ़ें, और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की सलाह मैं दूंगा। बहुत ज्यादा जो है निर्भर कोचिंग पर रहना, ठीक है, टीचर से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेकिन डाटा आप इकट्ठा करिए टेक्स्ट बुक से, वही आपके लिए काम करने वाला है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे आगे। लैंग्वेज 40 की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत बहुत स्कोरिंग है। व्याकरण के नियम अच्छे से पढ़ें। संस्कृत 10वीं स्तर तक आती है, इसलिए उससे घबराएं बिल्कुल ना। एससीईआरटी की किताबें 10वीं तक की पढ़ लें। जिनकी गणित कमजोर है वो कक्षा 5 से 8 तक की बेसिक किताबें पहले हल कर लें, उसके बाद एडवांस किताब आर्यस अग्रवाल टाइप की किसी भी किताब की तरफ आगे बढ़ें। पढ़ाई का बेहतरीन स्मार्ट तरीका यह है कि 60 नोट्स बनाएं 30 अंकों का। बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, डीएलएड की किताबों का इस्तेमाल करें। खुद के वन लाइनर नोट्स बनाए तो बना लें, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दें। इस पोर्शन में हम आपको पूर्णतः निश्चिंत कर दे रहे हैं, जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार जरूर मूल्यांकन कर लें। दोनों अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी जो पूछा था, दोनों का मूल्यांकन कर लें। और सफलता का यही असली मूल मंत्र है कि बेहतरीन रणनीति ही आपको इस भारी कंपटीशन में आगे रखेगी। ठीक है, तो हमने सारी पॉसिबिलिटी की चर्चा कर दी कि भाई एआई अगर कर सकता है आयोग, तो एआई की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। आपको तुरंत से एआई पर शिफ्ट नहीं हो जाना है। एआई का इस्तेमाल करिए, जेमिनाई, चैट जीपीटी पर आप खुद अपने सिलेबस को दे करके क्वेश्चन बनवाइए, खुद भी पढ़िए, लेकिन इसी में पूरी तरह से तल्लीन मत हो जाइएगा। इसको समय दीजिए, आधी घंटा 45 मिनट का समय दीजिए, लेकिन पूर्णतः उसी पर निर्भर रहना। हो सकता है आने वाले समय में खतरनाक भी हो जाए। हो सकता है आयोग ने पात्रता परीक्षा के साथ साथ हम लोगों को डाइवर्ट भी किया हो कि बेटा आप लोग इधर जाओ, फिर हम इधर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे टेक्स्ट बुक पर, वहां से किताबें क्वेश्चन बना देंगे। क्योंकि ये भर्ती परीक्षा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इतनी लापरवाही बरतनी चाहिए। फिलहाल अब ये लोग जाने, बाबा जाने मन की बात है ना, इससे आगे हम क्या ही कह सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन भरपूर समझ में आया होगा। हम जीके और करंट के आज से क्वेश्चन आपको देना शुरू कर देंगे, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के देखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बाकी अपने ही सब्जेक्ट में हम देना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो हम आपको 30-30-60 नंबर कंट्रोल कर लेंगे। विज्ञान भी हम बेहतर पढ़ाते हैं, तो विज्ञान के क्वेश्चन भी आपको दे दिया करेंगे। तो 60, 10, 70 नंबर हम आपको लगातार उसकी तैयारी करवाते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। जो भी हमें लगेगा कि थ्योरी देना है, वहां पर थ्योरी भी दे देंगे। उम्मीद करेंगे कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।